नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। मैं ये जानना चाहता हूं कि मोदी सरकार के लिए अपने चाटुकार पत्रकार अर्नब गोस्वामी और सिंघू बॉर्डर में जो किसान तैनात है, जहां ठंड में ठिठुरकर अब तक 100 किसानों की मौत हो चुकी है, फर्क क्यों है? आप जानते हैं, मेरा एक दोस्त कह रहा था कि अर्नब गोस्वामी के तांडव पर आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? मैंने अपने उस दोस्त को कहा कि कृपया अर्नब गोस्वामी जो कर रहा है उन कथित व्हाट्सएप चैट्स में, उसे तांडव का नाम दें ना दें, क्योंकि जो तांडव है ना, वो भगवान शिव का नृत्य था, जिसके बहुत ही खूबसूरत धार्मिक और आध्यात्मिक मायने थे। जो काम अर्नब गोस्वामी कथित तौर पर उन व्हाट्सएप चैट्स में कर रहा है, वो तो आइटम डांस है। रजिया गुंडों में फंस गई जैसा आइटम डांस। जी हां, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर आप जानते हैं, जो बात सामने उभर कर आई है कि गुलाम और आका दोनों की सोच में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब तक मुंबई पुलिस ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है अदालत में, जिसमें इन व्हाट्सएप चैट्स का उसने हवाला दिया है, आप लोगों में से अधिकतर लोग उसे पढ़ चुके होंगे, मगर आज बेबाक में मैं उससे जुड़ा एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा यह बात। कथित तौर पर अर्नब गोस्वामी यह कहता है, दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी। यानी कि पुलवामा में हमला होता है, हमारे 40 जवान शहीद होते हैं, और शाम को करीब 5:43 पर यह व्हाट्सएप संदेश कथित तौर पर अर्नब गोस्वामी भेजता है बार्क के पूर्व चेयरमैन पार्थो दास गुप्ता को, और कहता है कि यह हमला तो हमने जीत लिया है। और यह इसने क्यों कहा? क्योंकि बकौल अर्नब गोस्वामी इन चैट्स के मुताबिक उसके चैनल ने सबसे पहले खबर की और सबसे पहले उसने तमाम तथ्य दिखाए, इसलिए वो जीत गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह आदमी राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर पूरे देश को सल्फेट बनाता रहता है, CH2SO4 बनाता रहता है, और अब यह जश्न मना रहा है शहीदों के शहादत पर। कम से कम उसकी ये व्हाट्सएप चैट्स तो यही बता रही है। और मैंने आपसे कहा ना, गुलाम और उसके आका की सोच में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, चुनाव आयोग ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी थी, राजनीतिक दलों को चेतावनी दी थी कि पुलवामा की शहादत का जिक्र आप अपने चुनावी भाषण में मत कीजिए। मगर फिर भी, चाहे उस वक्त के बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हो या प्रधानमंत्री, इसका जिक्र कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए उस वक्त चुनावों में। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? तो सुना आपने, पुलवामा के नाम पर, बालाकोट के नाम पर आपका वोट मिल सकता है या नहीं? व्हाट्सएप की उन कथित चैट्स पर में अर्नब गोस्वामी यह कह रहा है कि हम जीत गए इस पर, यानी कि उनकी मौत हुई 40 जवानों की, और इस पर मुझे जीत मिल गई TRP की। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उस पर वोट्स मांग रहे हैं। इस सोच में क्या फर्क है, मैं जानना चाहता हूं। और जिस पार्थो दास गुप्ता का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो इस वक्त अस्पताल में है, वो आदमी इन चैट्स में अर्नब गोस्वामी से कथित तौर पर कह रहा था, एलिजेडली कह रहा था कि आप मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई अहम ओहदा दिला दें। अर्नब गोस्वामी की ऐसी क्या हैसियत थी कि उसे एक आदमी यह कह रहा है कि मुझे आप प्रधानमंत्री कार्यालय में ओहदा दिला दें? यह भारतीय जनता पार्टी का दलाल तो था नहीं, यह तो पत्रकार था ना। तो फिर यह कैसे करवा रहा था? बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। अर्नब गोस्वामी ने इस बातचीत में कथित तौर पर यह कहा, जैसे ही पुलवामा का हमला होता है, उसके बाद कहता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है, और सरकार कुछ ऐसा करवाने वाली है जिससे जनता खुश हो जाएगी। और यही नहीं, कश्मीर में भी कुछ बड़ा होने वाला है। मैं ये जानना चाहता हूं, 40 जवान शहीद हो गए, आप कुछ भी कर लो, जनता क्यों खुश होगी? मेरे 40 वीर शहीद हुए थे।
इनको जो ये बातचीत करते हैं, जो ये बातें कहते हैं, क्या इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? उसके तुरंत बाद क्या होता है दोस्तों? बालाकोट में भारत जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके हमला कर देता है। ठीक है, मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि भाई सब जानते थे कि भारत सरकार उस पर बदला लेगी। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि यह आदमी प्रधानमंत्री कार्यालय में इस कदर घुसा हुआ था, यह व्हाट्सएप पर इतनी आसानी से यह बातें कह रहा था, इतने विस्तार से कह रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज के जमाने में व्हाट्सएप चैट्स को आसानी से हैक किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान ये व्हाट्सएप चैट्स हैक कर लेता तब क्या होता? क्योंकि दुनिया भर जानती है कि अर्नब गोस्वामी इस सरकार का कितना बड़ा चाटुकार है। क्या यह चीज आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करती है? क्या सोचने पर मजबूर नहीं करती है? तो बालाकोट हो जाता है, और बालाकोट होने के बाद हमारे वायुसेना प्रमुख आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि भारत ने जो बालाकोट में हमला किया उसमें कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए, क्योंकि यह मेरा काम नहीं है। आज तक भारत सरकार ने, भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि कितने आतंकवादी वहां मारे गए। हालांकि हमारा प्रचार तंत्र, बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता ये तमाम दावा करते रहे कि 300 से 400 आतंकवादी हमने मार दिए। तमाम जो न्यूज चैनल्स या तमाम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स जो बालाकोट गए, उन्होंने कहा कि एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने हमेशा झूठ का सहारा लिया यह बतलाने के लिए कि हमने कितने आतंकवादी मारे गए। मसलन कुछ ही दिनों पहले बेबाक में ही मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से पाकिस्तान के एक डिप्लोमैट ने कि बयान को गलत ढंग से समाचार एजेंसी एएनआई ने पेश किया, यह बतलाते हुए कि 300 से 400 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा था जफर हिलाली ने। और उसके बाद जब इस झूठ का पर्दाफाश किया तो हिंदुस्तान टाइम्स ने, टाइम्स नाउ ने, सभी ने इस मुद्दे पर माफी मांगी थी कि हमने झूठी खबर का प्रचार प्रसार किया था। और उस वक्त जब पुलवामा हुआ था तब यह आदमी जश्न मना रहा था, हमारे 40 जवानों की शहादत पर जश्न मना रहा था टीआरपी का कथित तौर पर। और जब मेरे जैसे पत्रकारों ने कुछ सवाल आपके सामने रखे थे तो मेरे नंबर को सार्वजनिक करके हमें गालियां दी गई थी, हमें देशद्रोही बताया गया था, क्योंकि मैं अपने जवानों की चिंता कर रहा था। आज वही सवाल मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि वो अर्नब गोस्वामी जो इस सरकार का चाटुकार है, वो कथित तौर पर मेरे 40 जवानों की मौत पर टीआरपी का जश्न मना रहा था। मैंने उस वक्त लगातार कहा था, चेतावनी मिल रही थी। ये शख्स जो उस वक्त सेना के प्रमुख थे, बिपिन रावत, संसद में पत्रकार इनसे मिलते हैं, कहते हैं बिपिन रावत साहब, गुप्तचर विभाग को ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। आप जानते हैं बिपिन रावत ने क्या कहा? आपकी स्क्रीन पर जवाब हमें पता है, हम तैयार हैं। बात यहां नहीं रुकती। सीआईडी ने कश्मीर पुलिस को कहा कि आईईडी के जरिए सीआरपीएफ, आईटीबीपी या बीएसएफ पर हमला हो सकता है। उसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर पुलिस आगाह करता है सीआरपीएफ को, मगर उस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये तमाम मुद्दे मैं आपके सामने लगातार उठा रहा था। मैं अपने 40 जवानों की शहादत पर जश्न नहीं मना रहा था जैसे कुछ लोग मना रहे थे, या जैसे कुछ लोग उनकी शहादत पर वोट मांग रहे थे। और इनकी बेशर्मी दोस्तों बाद में भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सीआरपीएफ की एक आंतरिक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट क्या कहती है एक एक करके मैं आपको बतलाता हूं। सीआरपीएफ का कारवां बहुत लंबा था, इसमें 78 गाड़ियां, 2547 जवान थे। यह जो कारवां लगातार आ रहा था, आतंकवादी से बहुत दूर से देख सकते थे, इसलिए उनके लिए हमला करना आसान था। क्या अर्नब गोस्वामी या गोदी मीडिया ने यह सवाल उठाया था? मुद्दा नंबर 2, आम नागरिकों की गाड़ियों को इजाजत दी गई थी इस रास्ते से जाने के लिए, जबकि आपको पता था कि सीआरपीएफ का लंबा चौड़ा कारवां आ रहा था। क्या यह मुद्दा उठाया किसी ने? यह जो लंबा चौड़ा कारवां आ रहा था जिसमें 78 गाड़ियां थी, इनमें से एक भी बख्तरबंद गाड़ी नहीं थी, एक भी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी। क्या यह मुद्दा उठाया गया था? नहीं। जिस गाड़ी पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान सवार थे, उसमें सिर्फ 4 हथियार थे, सिर्फ 4 हथियार। यह मुद्दा किसने उठाया था बताइए?
और जब मेरे जैसे पत्रकारों ने यह मुद्दा उठाया था तो हमें देशद्रोही बताया गया था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रंग में भंग पड़ रहा था। उनके जश्न में खलल डालने का काम मेरे जैसे पत्रकार कर रहे थे, जो आपके सामने हकीकत लाने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसका दोष अर्नब गोस्वामी के सिर पर है? बिल्कुल है, बतौर पत्रकार है। क्या इसका दोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर है? बिल्कुल है। क्या जवानों की शहादत पर इस तरह की राजनीति करनी चाहिए? मगर सबसे बड़ा दोष आपका है, आप जो इस देश की जनता हैं, क्योंकि आपको सरकारें, ये न्यूज चैनल्स कितनी आसानी से मूर्ख बना देती हैं, ये इसकी मिसाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। कितनी आसानी से मूर्ख बना देती हैं। और ये जो तमाम बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये तर्कों के आधार पर है। मैं यही तो आपसे समझना चाहता हूं कि इतनी आसानी से आपको मूर्ख क्यों बना दिया जाता है। आपका दिल तब नहीं पसीजता जब किसान के ऊपर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA जांच शुरू कर देती है, और जब किसान मिलता है 3 मंत्रियों से, यानी कि पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर और सोम प्रकाश से, और उनसे इल्तिजा की जाती है कि आप आड़तियों पर इनकम टैक्स रेड्स क्यों मार रहे हैं, NIA की जांच क्यों करा रहे हैं, तो आप जानते हैं सरकार क्या कहती है? हमारी कोई मंशा नहीं थी। ये आप कर रहे हैं देश के अन्नदाता के साथ। मगर दूसरी तरफ जो पत्रकार कथित तौर पर जवानों के बलिदान का इस्तेमाल कर रहा है TRP में जश्न मनाने के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज जवानों की शहादत का इस्तेमाल कर रही है वोट हासिल करने के लिए, उस पर आप पूरी तरह से खामोश हैं। क्या इस बात का कोई जवाब है आपके पास? यही नहीं, इसके बाद इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस पे लंबा चौड़ा प्रदर्शन भी किया दिल्ली और देश के कुछ इलाकों में। उसकी तस्वीरें आपके सामने। नेशन वांट्स टू नो, ये जो वाट्सएप का खुलासा हुआ है, तो 2 दिन पहले पता चलता है, पुलवामा अटैक का 2 दिन पहले कैसे पता चला? वो इंफॉर्मेशन किसी दुश्मन के हाथ में लग जाए तो क्या होगा? और यही नहीं, मौका मिल गया पाकिस्तान को यह बयान देने का जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि देखिए, हम तो ये कह ही रहे थे कि पुलवामा के पीछे भारत की अपनी सोच है। और इसके जवाब में रिपब्लिक ने अपनी 40 घंटे की खामोशी तोड़ी है। रिपब्लिक चैनल ने क्या कहा कि हम पाकिस्तान के इस बयान की कड़ी आलोचना करते हैं, और अपने इस बयान में उन्होंने कांग्रेस को भी खींच लिया। यानी कि चाटुकार अपनी चाटुकारिता नहीं भूला। यह हमें यह नहीं बतला रहा है कि आखिर इसने यह क्यों कहा कथित तौर पर कि आखिर तुम 40 जवानों की शहादत का जश्न क्यों मना रहे थे TRP को लेकर, या तुमने जिस तरह से कवरेज किया, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है? और अब भी तुम पाकिस्तान और कांग्रेस का सहारा ले रहे हो अपनी बात रखने के लिए। क्या इतने कमजोर हो तुम अंदर से? क्या तुम पर नपुंसकता इस तरह से हावी है? दोस्तों, इस कार्यक्रम को करने का मकसद यह है कि सरकार के लिए अपने चाटुकार अर्नब गोस्वामी और जो किसान है उसका क्या फर्क है। और साथ ही मैं आपको एक और चीज बतलाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये कौन है? मुनव्वर फारूकी। ये कॉमेडियन है। ये इंदौर में एक शो करने वाले थे या शो कर रहे थे, और अचानक भारतीय जनता पार्टी के सांसद का एक बेटा आता है और इन्हें पुलिस के सुपुर्द कर देता है। आरोप क्या है कि ये हमारे हिंदू देवी देवताओं और अमित शाह का मजाक उड़ा रहा था। ठीक है, बाद में पुलिस को जांच में पता चलता है कि इसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, मगर बावजूद इसके इसे हिरासत में लिया जाता है और अदालत भी इसे नहीं छोड़ती है। पुलिस से जब पूछा जाता है कि जब आपके पास प्रमाण नहीं है तब आपने मुनव्वर फारूकी को जेल में क्यों रखा, पुलिस क्या कहती है? पुलिस ये कहती है कि हमें ये पता चला था कि बस ये कुछ ही देर में देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाला था। यानी कि हमारे पुलिस के पास ऐसी टाइम मशीन आ गई है जिसके जरिए ये भविष्य भी देख सकती है। ये अंतर्यामी हो गए हैं। इनको यह पता चल जाता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात, इस खबर के मुताबिक मुनव्वर फारूकी को अब उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपुर्द किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन पर एक और केस दर्ज है। यानी कि जब मध्य प्रदेश के पास कोई प्रमाण नहीं मिले तो अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसका एक बहुत ही खतरनाक इतिहास रहा है, उसके सुपुर्द मुनव्वर फारूकी को करने जा रहे हैं। यह फर्क है दोस्तों इस सरकार के चाटुकार और एक आम इंसान के बीच का। और मुनव्वर फारूकी पे यह आरोप लग रहा है कि उसने अमित शाह का मजाक उड़ाया था। अरे अमित शाह कोई छुई मुई है क्या? इतने कमजोर हैं कि उनका मजाक उड़ जाएगा तो वो बुरा मान जाएंगे?
अरे प्रधानमंत्री का 56 इंच है सीना, तो उनका भी 50 इंच तो होगा ही। और मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं, अमित शाह ने तो अपने विरोधियों को आतंकवादी बताया था। तो जब अमित शाह के विरोधियों को बुरा नहीं लगा या अमित शाह को यह कहते हुए शर्म नहीं आई, तो फिर उनके साथ तो मजाक हो ही सकता है। क्यों नहीं हो सकता बताइए? भूल गए आपने अमित शाह ने क्या कहा था? सुनिए फिर से। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बार के चुनाव में इस कसाब से मुक्ति पाले। मैं फिर से बोलता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है। ये जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। अमित शाह ने इतनी बड़ी बात कह दी थी और उनके साथ किसी ने मजाक किया तो उसका आपने यह हश्र कर दिया। और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी ने कथित तौर पर अपने व्हाट्सएप चैट्स में इस सरकार के मंत्रियों को भी नहीं बख्शा। प्रकाश जावड़ेकर, आपको याद है जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी तो इस बयान के मुताबिक प्रकाश जावड़ेकर ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को आपातकाल से जोड़ दिया था। और आप जानते हैं, अपने व्हाट्सएप चैट्स में अर्नब गोस्वामी ने प्रकाश जावड़ेकर को नाकारा मंत्री बताया है। जिस अरुण जेटली और प्रकाश जावड़ेकर की दया से यह आदमी इतनी ऊंचाई पर पहुंचा, इसका चैनल इतनी ऊंचाई पर पहुंचा, आप जानते हैं इसने अरुण जेटली के बारे में क्या कहा था? उस वक्त अरुण जी मृत्युशैया पर थे, यानी डेथ बेड पर थे, उनकी हालत बहुत गंभीर थी। तब इस व्हाट्सएप चैट के मुताबिक अरुण जेटली घिसट रहे हैं या खींच रहे हैं। ऐसा कौन कहता है एक ऐसे आदमी के बारे में दोस्तों जो बीमार है? बताइए। यह आदमी लगातार ये कह रहा है कि तमाम मंत्री मेरे साथ हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे बातचीत का यह दावा करता है। यह शख्स कैसे पत्रकार होने का दावा कर सकता है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर इस बात की जांच क्यों ना हो? क्योंकि इससे एक और बहुत गंभीर मामला आया है जो अब मैं आपको बतलाने वाला हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रसार भारती की नीलामी की प्रक्रिया हुई थी और उस वक्त रिपब्लिक चैनल पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बाईपास करके सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था। ऐसा दावा और ऐसा आरोप लगाया गया था और यह भी कहा गया था कि यह शख्स राज्यवर्धन राठौर, जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी की मदद की थी। और इसकी एक हल्की सी झलक आपको उन व्हाट्सएप चैट्स में दिखती है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? और बात यहां नहीं रुकती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बार्क जैसे मुद्दों पर, यानी कि बार्क जो कि टीआरपी संस्था है, उसके कामकाज करने पर उसने पूरी एक लंबी चौड़ी जांच की थी, जिस रिपोर्ट को उसने अप्रैल 2020 को सबमिट किया था या दर्ज किया था। सरकार ने एक अरसे तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और जब महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तारियां की थी बार्क के कुछ अधिकारियों में, जिनमें एक पार्थो दास गुप्ता भी शामिल था, उसके बाद जाकर इस पर थोड़ी सी हलचल तेज हुई। आज मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जिस समिति का गठन किया, उस समिति की रिपोर्ट आखिर क्या कहती है? क्योंकि बतलाया गया है कि वो रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है। आखिर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? तो जो मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं ना दोस्तों, अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट्स सिर्फ गपबाजी नहीं है, इससे कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। इससे नैतिकता का मुद्दा जुड़ा हुआ है, इससे भ्रष्टाचार का मुद्दा जुड़ा हुआ है, इससे सरकार और पत्रकारों के बीच जो नापाक गठबंधन है वो मुद्दा जुड़ा हुआ है। और इस मुद्दे को लेकर हम मुंह मोड़ नहीं सकते। अगर आप मुंह मोड़ रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं दोस्तों कि प्रचार तंत्र आपको यहां से खाली कर चुका है और आप जिंदगी भर के लिए सल्फेट बन चुके हैं। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।